वह युवती यौवन के अब तक 21 बसंत देख चुकी थी और खिलते गुलाब की तरह लगती थी। मगध के एक ओर एकाकी स्थान पर उसका निवास था। उसका अनिग्य सौंदर्य सभी को अपनी ओर आकर्षित करता था। जब भी वह जरा भी बस्ती या विथियों में चली जाती तो उस बला की ओर अनेक दृष्टियां उठना शुरू हो जाती थी। वह ऐसे में किसी भयभीत हिरनी की भांति तेज तेज पग रखती हुई अपने निवास पर लौटती थी। मुखमंडल गोरा, सांचे में ढली मंसल देह, चेहरे पर गुलाबी रंगत, विशाल बड़े बड़े झील से गहरे नयन, सब कुछ उस युवती का लुभावना था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में उसे देखने वाला उसे स्वर्ग की अप्सरा की संज्ञा दिए बिना नहीं रहता था। इस युवती को सभी मुरा कहकर पुकारते थे। जातियां चटाई बनाने की शिल्प कला में मुरा का सानी नहीं था। उसके सुंदर, कोमल और कलात्मक हाथों से बनी यह वस्तुएं उसी की तरह सुंदर होती थी। परंतु इस संसार में मुरा अकेली थी। पिता को तो उसने कभी देखा ही नहीं था। आंख खुली तो माँ की ममतामयी मूरत ही वह देख सकी थी। यौवन की दहलीज पर कदम रखते ही मुरा पर एक दिन वज्रपात हुआ और उसकी माँ उसे इस संसार में अकेला छोड़कर चली गई। मुरा के लिए अब यह संसार सूना सूना लगता था। माँ को याद करते रहना, रो लेना और फिर अपने काम में जुट जाना, यही सब मुरा की जीवनचर्या बन चुकी थी। परंतु मुरा को पता नहीं था कि उसके रूप सौंदर्य की चर्चा मगध के राजमहल में भी जा पहुंची है। उस पर मगध नरेश नंद बिना देखे ही मोहित हो चुके हैं और इसका कारण उनका वह सेवक कुंदन है, जिसने मुरा को देखकर नंद के पास पहुंचाने की योजना बना ली थी। नंद का वह सेवक कुंदन उसी स्थान के पास रहता था जहां मुरा का आवास था। वह मुरा को आते जाते देखा करता था। कुंदन ने मुरा के सौंदर्य को देखकर विचार किया कि वह उसे राजा नंद की अंकशायिनी बनाने में यदि सफल हो गया तो मगध सम्राट की कृपा से उसे अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वभाव से लोभी कुंदन ने इसीलिए राजा नंद के समक्ष बार बार मुरा के रूप सौंदर्य का वर्णन किया, तो विलासिता और वासना में डूबा राजा नंद मुरा के लिए बेचैन हो उठा और उसने कुंदन को आदेश दिया कि मुरा को तुरंत उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। कुंदन की बाछें खिल गई। वह मुरा के प्रति नंद की रुचि जगाने में सफल हो गया था। इस प्रकार उसकी योजना सफल होने की आसार भी बनाए थे। इस समय भी कुंदन अपनी योजना को मूर्त देने में लगा था। रात्रि होने में अभी कुछ ही समय शेष था। वह मुरा के उस साधारण झोपड़े की तरफ बढ़ रहा था जिसमें मुरा रहती थी। कुंदन को ज्ञात था कि मुरा इस समय अपने उसी झोपड़ी में होगी। वह चलते चलते मुरा की झोपड़ी के बिल्कुल निकट पहुंच गया। उसने झोपड़ी को देखा तो झोपड़ी की भव्यता को वह निहारता रह गया। मुरा की वह झोपड़ी बड़ी ही कलात्मकता के साथ बनी हुई थी। उसे स्वयं मुरा ने अपने हाथों से बनाया था। कुंदन हैरान था कि मुरा के हर कार्य में सौंदर्य और सुव्यवस्था की झलक मिलती है। इसीलिए वह सोच रहा था कि मुरा के रूप में जब वह मगध सम्राट को अनमोल उपहार भेंट करेगा तो मगध सम्राट की कृपा मिलने में उसे कोई बाधा नहीं रहेगी। पद, धन, शक्ति सभी कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा। परंतु अपने इस सपने को पूरा करने के लिए कुंदन को अभी एक परीक्षा में होकर गुजरना था। वह परीक्षा थी मुरा को राजी करना। उसे आशंका थी कि मुरा जैसी अप्रतिम सौंदर्य की मालकिन संभव है कि उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दे। ऐसे में यह कठिन नहीं था कि मगध सम्राट इसे अपना अपमान समझकर न केवल मुरा को दंडित करे बल्कि दंड के दायरे में वो भी आ जाए। इन सभी पक्षों पर विचार करते हुए कुंदन ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि जैसे भी हो उसे मुरा को लेकर मगध सम्राट नंद के पास अवश्य ही पहुंचना होगा। वह आगे बढ़ा और उसने द्वार पर दस्तक दी। कौन है? भीतर से मुरा का मधुर स्वर खनखनाता स्वर उभरा। दरवाजा खोलो मुरा, कुंदन ने कहा। मैं राजमहल से आया हूं, तुम्हारे लिए राजा का आदेश है। राजा का आदेश? मुरा की हल्की सी बड़बड़ाहट
कुंदन ने सुनी तो वह मुस्कुरा उठा। अगले पल ही द्वार खुला। सामने रूप सौंदर्य से लबालब मुरा खड़ी थी और कुंदन को प्रश्नपूर्ण दृष्टि से देख रही थी। कौन हो तुम? मुरा ने पूछा। राजा का आदेश क्या है? मुरा, कुंदन बोला। मेरा नाम कुंदन है। मैं तुम्हें सब कुछ भीतर चलकर बताना चाहता हूँ। नहीं, मुरा की त्योरियां चढ़ गई। जो कुछ कहना है यहीं पर कहो। मैं किसी भी अपरिचित को भीतर नहीं बुलाती। तुम भूल रही हो मुरा, कुंदन ने कहा। मैं राजसेवक हूँ। तुम जो कोई भी हो, मुरा बोली। तुम्हें जो कुछ भी कहना है यहीं कहो। ठीक है, कुंदन ने मुरा की बात मानते हुए कहा। मैं तुमसे यह कहने आया हूं कि मुरा, कि आखिर कब तक तुम ये डलिया वगैरह बेचकर अपनी जिंदगी व्यर्थ करती रहोगी? मतलब की बात करो, मुरा ने तैश भरे स्वर में कहा। वो बात यह है कि तुझे तो मगध राजमहल की रानी बनना चाहिए। तेरी सुंदरता इस साधारण झोपड़ी में बर्बाद होने के लिए थोड़ी ही है। तो तू मुझे मगध के राजमहल की रानी बनाने आया है? मुरा तिलमिला उठी। अब एक काम कर, यहां से चला जा और आइंदा कभी ऐसी बहकी और व्यर्थ की बातें यदि तूने की भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुरा की प्रतिकूल प्रतिक्रिया देखकर कुंदन के होश फाख्ता हो गए। उसे ऐसी आशा नहीं थी कि उसके प्रस्ताव पर मुरा तुरंत इनकार कर देगी। फिर भी उसने अपने अंतिम प्रयास की चेष्टा करते हुए कहा। देख मुरा, मेरी बात का बुरा मत मान। जो यथार्थ है उसको समझ। महाराज नंद प्रत्येक के गुणों का आदर करता है, अन्यथा राजमहल तक पहुंचने का तो किसी को अवसर ही नहीं मिल पाता। भाड़ में जाए तू और तेरा राजमहल। मुरा क्रोध स्वर में गरज उठी। चुपचाप यहां से चला जा और फिर कभी यहां फटकना मत। इतना कहकर मुरा ने एक झटके से झोपड़ी के द्वार बंद कर दिए। कुंदन आवाक सा खड़ा देखता रह गया, परंतु फिर वह उच्च स्वर में बोला। मैं जा रहा हूं मुरा, परंतु याद रख कि तेरा यह अहंकार अवश्य टूटेगा। तुझे राजकोप का शिकार ना बनवा दिया तो मेरा नाम भी कुंदन नहीं। इतना कहकर कुंदन ने अपना पैर पटका और चल दिया। और मुरा, कुंदन के प्रस्ताव को सुनकर उसने अपनी झोपड़ी का दरवाजा क्रोध में बंद तो कर लिया था, परंतु आहत और व्यथित हृदय से वह सिसक भी उठी थी। वह जानती थी कि कुंदन का प्रस्ताव किस अभिप्राय से था। स्पष्ट था कि उसे मगध सम्राट की अंकशायिनी बनने के लिए कहा जा रहा था। वह यह भी जानती थी कि उसके इनकार से उसे क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मगध की सत्ता जिन निरंकुश हाथों में थी वे अत्याचार के अभियस्त हाथ थे। मुरा को यह भी ज्ञात था कि राजा नंद को अब कुंदन उसके इनकार की सूचना देगा तो विलासिता के मद में चूर राजा नंद उसे पीड़ित करके अपनी अंतःपुर में बलात् प्रविष्ट करा सकता है। भगवान, मुरा के मुंह से सिसकता स्वर निकला। यह कैसा शासन है जिसमें एक विवश और श्रम करके पेट पालने वाली स्त्री का सम्मान भी सुरक्षित नहीं। इतना बड़बड़ा कर वह रो पड़ी, परंतु अगले ही क्षण एक विचार के आते ही उसके चेहरे पर आशा की चमक उभरी। वह शायद बचने का मार्ग खोज चुकी थी। मुरा ने अपने आंसू पोंछे। उसने झटपट झोपड़ी से अपनी आवश्यकता का सामान एक गठरी में बांधा और झोपड़ी से निकल गई। उसने वह झोपड़ी छोड़ने का निर्णय कर लिया था। वह झोपड़ी से बाहर आई। उसके कदम आगे बढ़ते बढ़ते ठिठक गए। एक बार उसने पलटकर अपने हाथों से बनाई अपनी झोपड़ी को देखा जिसमें वह जन्मी थी और पलटकर बड़ी और जवान हुई थी। इसी झोपड़ी में वह माँ की गोद में भी खेली थी। यह झोपड़ी उसके और उसकी माँ के संग बिताए पलों की एकमात्र निशानी थी जिसका आज उसे त्याग करना पड़ रहा था। यह सोचकर मुरा फूट फूट कर रो पड़ी। वह वापस मुड़ी और तेजी से एक ओर बढ़ गई। उसकी झोपड़ी उदास एकाकी वहीं पर अवस्थित रह गई थी। क्या कहा? मगध सम्राट नंद फुफकारते हुए बोला। उस साधारण युवती ने मेरा नाम सुनकर भी इनकार कर दिया। उसका इतना साहस? हाँ महाराज, कुंदन ने चटुकारिता भरे स्वर में कहा। इससे पहले वह बहुत नमक मिर्च लगाकर मुरा से मिलने का सारा वृतांत नंद को सुना ही चुका था। मगध सम्राट नंद ने हुंकार भरते हुए कहा। इसका एक ही कारण है कि यह
नवयौवना मुरा अपने रूप, सौंदर्य और यौवन का बहुत अभिमान करती है। मूर्ख है वो नहीं जानती कि राज सुख क्या होता है। वैसे, नंद ने सोचते से स्वर में कहा, यह आश्चर्य का भी विषय है कि निर्धनता में रहते हुए भी उसे राजसी सुखों का कोई आकर्षण नहीं है। इसका एक ही अर्थ है कि मुरा अक्षत यौवना है। ऐसी स्थिति में तो मुरा सचमुच राजमहल के ही योग्य सिद्ध होती है और हमें हर मूल्य पर उसे अपने अंतपुर की रानी बनाना होगा। जी महाराज, कुंदन ने समर्थन का पुछला जोड़ते हुए कहा, ऐसी अभिमानी सुंदरी को बलात् की ही राजमहल में आपको ले आना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक श्रेष्ठता पर राजा का ही अधिकार होता है। हाँ, नंद ने प्रसन्न स्वर में कहा, और मुरा का यौवन और सौंदर्य श्रेष्ठता का उदाहरण है। हम उसे अवश्य प्राप्त करेंगे। मगध सम्राट के लिए कुछ भी अपर्याप्त नहीं है। कुंदन ने कहा, मुरा मेरी ही खोज है, इसीलिए उसकी खोज का श्रेय भी मुझे मिलना चाहिए महाराज। भले ही मैं स्वयं उसे आपके समक्ष लाने में असमर्थ रहा हूँ। चिंता ना करो कुंदन, नंद ने कहा, तुम मेरे सेवक हो। तुम्हारे प्रत्येक कार्य पर हम तुम्हें अवश्य पुरस्कृत करते आएंगे। इस कार्य का भी पुरस्कार तुम्हें अवश्य मिलेगा। महाराज की जय हो। कुंदन ने प्रसन्न स्वर में कहा, अब मेरा निवेदन है कि बिना विलंब सैनिकों को भेजकर मुरा को यहाँ बुलवा लीजिए। ऐसा ही होगा, नंद ने कहा। कुंदन गदगद हो उठा। उसके सामने ही राजा नंद ने अपने सैनिकों को मुरा को राजमहल ले जाने का आदेश दे दिया था।